हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं माइंड मैप के रूप में 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका सबसे खास बात आज होने वाला है कि टॉपिक को रिव्यू करने वाले हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको रिव्यू करने वाले हैं, यानी एक तरह से रफली रिवीजन करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। एक ही टाइम में आप पूरे चैप्टर के फॉर्मूला को देख सकते हैं, टॉपिक को देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझनी है। मैग्नेटिक फील्ड तो सबसे पहले समझ लें कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है रफली। तो इसका सोर्स मैग्नेट है, मूविंग चार्ज है। यदि चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ऐसे कोई चार्ज रेस्ट में होती है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, और वही जब मोशन में आ जाएगी चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ तीसरा सोर्स है, थर्ड सोर्स है करंट कैरिंग वायर, यानी किसी वायर से करंट पास हो रही है तो अपने सराउंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की खास बात होने वाली है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है। इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है, सीजीएस यूनिट गॉस होता है, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो m पर पावर 1, l पर पावर 0, t पर पावर -2, a पर पावर -1 होता है। अब देखिए यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आता है। तो ऑलरेडी जब हम लोग वर्क करते हैं तो अपने पेन और पेपर यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम बनाते हैं तो अपने कॉपी के ऊपर दिखाना रहता है, तो उसमें मेन बात ये होती है कि यदि आप क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो ये सिंबल हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया पेपर के, यानी जहां पर इस प्लेन को लेते हैं और उस प्लेन में इस तरीके से क्रॉस दिखाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड होता है। और यही यदि आप डॉट देते हैं, डॉट, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर अपवर्ड होती है या तो आउटवर्ड होती है प्लेन के। ये खास बात हो गया इसका। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, लेकिन जब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है तो रस्टेड जी ने बताया कि सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसका? करंट कैरिंग वायर का। लेकिन बायोट और सेवाट दोनों मिल करके साइंटिस्ट ने बताया कि यदि किसी पॉइंट पर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सराउंडेड कहीं भी करंट कैरिंग वायर के, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो देखिए, एक करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट पास हो रही है आई, और इसका एक मैंने डीएल पार्ट कट किया है, डीएल पार्ट कट किया है, लेंथ कट किया है, जिससे आर डिस्टेंस पर एंगल थीटा बना कर गया हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी मिला है क्योंकि आपने स्मॉल पार्ट लिया है। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। और तो और dB इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। अब देखो यदि यहां पे थीटा 0 डिग्री कर दोगे, मतलब आई डीएल, आई जो डीएल है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो करेंट एलिमेंट है, करेंट एलिमेंट है, यदि इसी के एक्सिस पर आ जाए ये पॉइंट तो थीटा 0 हो जाएगी, साइन 0 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। उसके अपोजिट में यदि इस लाइन पे आ जाए इस तरफ, तो उसी लाइन पे आ जाए तो 180 डिग्री बना लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी वायर के एक्सिस पर या तो आईडीएल के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यहां पर एक कांस्टेंट आ रहा है म्यू नोट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम या तो फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर
पर एम्पियर होता है। यदि यहाँ एयर है तो ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे कोई मीडियम आ जाएगा तो म्यू नोट के साथ मल्टीपल हो जाएगा म्यू आर, जिससे वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इंक्रीज करने के लिए ये ध्यान रखना है कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होनी चाहिए, और यदि डाई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो जो है से मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। ये चीजें हो गया। अब देखो आगे, अब आता है कि जो करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल लेते हैं, जिसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, करंट दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्ट्रेट वायर है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट करंट, यदि सर्कुलर वायर है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर करंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, खास बात यह होगी कि आप जो है से अपने राइट हैंड को लीजिए और मुट्ठी बांधिए और ये फिंगर दिखाइए, दो चीज। तो यहां पर यदि करंट स्ट्रेट है तो फिंगर बताएगा करंट को, ठीक है, तो उधर रखिए और वायर को इमेजिन कीजिए कि हम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है, और जैसे जैसे फिंगर घूम रही है जिधर रिप्रेजेंट कर रही है उधर ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या मैंने देखा, ये वायर है, करंट अपवर्ड ऐसे, तो फिंगर यहां पर इन कर रहा, मतलब इस तरफ इन कर रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा, फिंगर आउट हो रहा है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से करंट नीचे जा रहा है तो फील्ड अंदर यहां पर है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आउट हो रहा है। तो स्ट्रेट करंट के लिए हो, अब सर्कुलर करंट है, ऐसे करंट घूम रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे घुमा तो करंट अब बताएगा करली फिंगर, ठीक है, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट बताएगा करली फिंगर और थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट कैरिंग वायर है जो फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट लेंथ का है, तो यहां पर इस वायर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस लिया, इसके एक एंड से मिलाया तो θ1, इसके दूसरे एंड से मिलाया तो θ2। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, और बी का जो प्रोसेस होगी, फॉर्मूला होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, जिससे मतलब स्क्वायर फ्रेम है तो स्क्वायर फ्रेम में एक साइड से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेक्टेंगल है तो दो इक्वल साइड होता है आपस में, तो वह उस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला को यूज करके। अब देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, यानी ये इनफाइनाइट है, सॉरी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, मतलब इधर भी इंफिनिटी पर गया है और इधर भी इंफिनिटी पर गया है, यानी दोनों साइड इनफाइनाइट है। तो आर डिस्टेंस पर जब मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो देखिए इधर ज्वाइन करेंगे ऐसे तो इंफिनिटी पर कौन जाएगा, पैरेलल जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी θ1 भी 90 डिग्री और θ2 भी 90 डिग्री। तो यहां पर जब वैल्यू बैठाएंगे साइन 90 प्लस साइन 90 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कट करेगा 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, अब देखो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट है मतलब इधर इंफिनिटी है इधर है ही नहीं, तो उस केस में इधर तो θ2 इससे ज्वाइन करने पर इंफिनिटी पर जाएंगे, माने 90 डिग्री बनेगा, आई तो यही सीधा ज्वाइन हो जाएगा 0 डिग्री पर। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। याद रहे दोनों तरफ यदि रहेगा इंफिनिटी पर, जिसको इनफाइनाइट लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट वायर, तो उससे 2 लगाना है, और यदि सेमी रह गया एक तरफ सिर्फ रह गया
तो उसके लिए 4πr नीचे लगेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट। देखो ये सर्कुलर करंट है जिसकी रेडियस r है, सर्कल में वायर जो सर्कुलर वायर है, इस सेंटर से इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर गए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेनी है। तो करंट देखो इस तरह सर्कुलेट कर रही है, तो करंट जब सर्कुलेट कर रही तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाए, ठीक है। यहां पर यदि लेते तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जाती ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सिस पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। और इस तरह से यदि नंबर ऑफ टर्न n होगा तो n से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है तो बोलना है नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये जो है से फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब उसी तरीके से जब जो है से आ जाएंगे सेंटर पे, तो जैसे सेंटर पे आएंगे तो x 0 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, और यदि नंबर ऑफ टर्न n रहेगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r हो जाएगा। यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे इधर जाइएगा या तो इधर जाइएगा, डायरेक्शन तो एक ही तरफ मिलेगा आपको, देख सकते हैं इधर भी लीजिएगा तो डायरेक्शन इधर ही आया, ठीक है, राइट साइड ही। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी एक्स में आगे बढ़ने पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा दोनों साइड से, ठीक है, और सेंटर पर मैक्सिमम हो जाए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क ऑफ सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट का एक छोटा सा पार्ट लिए हैं जो एक आर्क है सर्कल का, जिसका सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, और उससे करंट आई पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि आप थीटा पार्ट में लेना चाहते हैं तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2π ये हो जाएगा। यानी यदि सेमी सर्कल रहेगा, जैसे सेमी सर्कल रहता है, ठीक है, तो सेमी सर्कल तो पाई एंगल बनाएगा, तो थीटा के जगह पे पाई रख दे। यदि क्वार्टर वाला रहेगा तो π/2 होगा, तो थीटा के जगह पे π/2 लगा दे। मतलब जैसा एंगल लगे, यदि एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू π/3 लगा देंगे, थीटा का वैल्यू अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा। ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में क्या होता है कि यदि आप एक क्लोइड पाथ ड्रा करते हैं, उस क्लोइड पाथ के अंडर बहुत सारे वायर जा रही है जिससे करंट पास हो रहे, आप एक जो है से जो क्लोइड पाथ ड्रा किए हैं उसके किसी भी पॉइंट पे यदि आप मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी टेंजेंट होती है, और यहां पर टोटल जो करंट पास होती है जिसको इनसाइड करंट बोलते हैं, I1 प्लस I2 लिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और I3 जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको हमने माइनस ले लिया, तो माइनस, तो ये हो गया इनसाइड करंट, इसके अंडर करंट, क्लोइड पाथ है उसके लिए क्लोइड लाइन करंट। तो इसकी जो लाइन इंटीग्रेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो म्यू नॉट आई इन होता है, यानी जो इनसाइड करंट होता है जो पास करता है उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है। यही क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, जिसको एसीएल बोलते हैं, यानी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलते हैं। और ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वो क्या है, नॉट इनवर्सल लॉ है, ठीक है, इसको इनवर्सल लॉ नहीं बोला जाता है। देखो तो वही है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोइड सर्किट या तो क्लोइड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोइड सर्किट, ठीक है, आ तो फिर क्लोइड पाथ। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थिन हॉलो सिलेंडर, ये देखो थिन हॉलो सिलेंडर है तो इसका जो मटेरियल होगा उसी से करंट आई पास होती है, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लेनी है तो किसी पॉइंट पर लेनी है,
तो सबसे पहले ले लिया गया इफ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी जो डिस्टेंस लेने वाले हैं वो रेडियस से ग्रेटर लेने वाले हैं, रेडियस से ग्रेटर मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी 1 बाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से आ जाएंगे अब सरफेस पे, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो सरफेस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इफ आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड चले जाएंगे, तो इनसाइड में कोई मटेरियल नहीं है, मतलब उससे कोई करंट पास नहीं होगी, तो कोई करंट पास नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। कहां पे? तो याद रहे इनसाइड। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे फार्मूला को रिवीजन में। फार्मूला रिवीजन क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। करंट कैरिंग जो सॉलिड सिलेंडर है, मतलब पूरे में मटेरियल है, करंट जब पास होगी तो पूरे मटेरियल से पास होगी, ये बात याद रखें। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड अब निकालना हो तो इसकी रेडियस, यहां पे मैंने स्मॉल आर लिखा है, लेकिन ये जो होगा ये कैपिटल आर होगी, कैपिटल आर होगी ये रेडियस। ठीक है, कैपिटल आर होगी। अब देखो, तो अब इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब उस पॉइंट को चूज करने जा रहे हैं जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसकी डिस्टेंस उसके रेडियस से ग्रेटर है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट बोला जा रहा है कि आप इसके बाहर इधर उधर कहीं भी लीजिए, लेकिन रेडियस से बड़ा डिस्टेंस लीजिए। तो बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यानी फिर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब डिक्रीज करके सरफेस पर आ गए, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड आ जाएंगे, तो बी इन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर होगा। यानी इनसाइड यदि इस सेंटर से या तो एक्सिस से यहां तक जाते हैं अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सटर्नल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसी तरीके से डिक्रीज करते करते एक्सिस पर आ जाते हैं, तो स्मॉल आर तो गया काम से, जीरो हो गया, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अब देखो बी है ये आर है, तो सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब आगे आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड जब रहेगा, जब फिक्स लेंथ का रहेगा, फाइनाइट लेंथ का रहेगा सोलेनोइड, तो उस केस में आप जो है से देखिए ये सोलेनोइड हो गया, इसका ये फिगर सिंबल हो गया कि इनसाइड इनसाइड इनसाइड, ऐसे ये आउटसाइड 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 होते चला जाएगा। अब आप इसके अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो इस इंड को इधर ज्वाइन किए, इस इंड से इधर ज्वाइन किए, और यहां से ऐसे लोकेशन लेने के लिए इधर अल्फा इधर बीटा एंगल बना। तो इस पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, और सोलेनोइड के आउटसाइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। ठीक है, अप्रॉक्स जीरो होता है। अब देखो करंट अंदर जा रहा है और इधर से बाहर हो रहा है, तो थंब इधर बता रहा है, मतलब डायरेक्शन इधर के तरफ होगी। किसका? तो मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड के तरफ होगा, मतलब इधर के तरफ होगा, एक्सिस के अलोंग। अब देखो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एन क्या है? एन जो ये देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में, जिसको यहां पर ऐसे टोटल नंबर बाई टोटल लेंथ भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई टोटल लेंथ, यानी क्या बोल सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई तो इलेक्ट्रिक करंट है,
उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड आएगा, यानी लॉन्ग सोलेनोइड मतलब बहुत लंबा है। और उस केस में अब काम करोगे जब, तो देखिए इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, तो देखिए करंट तो इनसाइड है, नीचे आउटसाइड है ऐसे, तो थंब तो इधर बताएगा। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो इस एंड से देखो ऐसे इधर जाओगे इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर कब जाओगे, जब इसी के पैरेलल ले जाओगे, तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी पर जाओगे। तो इस केस में अल्फा 90 बीटा 90 साइन 90 प्लस साइन 90, तो 1 प्लस 1 2, 2 2 कट जाएगा, म्यू नॉट एन आई आएगा। तो यहां पर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आएगा। एंड पर यदि हम लें तो एक एंड पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। अब यहां पे बात यह रहा कि इसमें यदि इसके कोर में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे, लेकिन याद रहे डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर पारामैग्नेटिक, जिसकी डिस्कशन आगे चैप्टर में करने वाले हैं, तो यदि ऐसा रहे फेरोमैग्नेटिक या पारामैग्नेटिक, तो मटेरियल डालने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है, लेकिन यही डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस डालने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है। ये चीजें हो गई, तो यहां पर आ गया। तो इसमें यदि आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा कि सॉफ्ट आयरन डाल रहे हैं, तो सॉफ्ट आयरन मतलब फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक है फेरोमैग्नेटिक है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोराइड। ये देखो टोराइड है, टोराइड कुछ नहीं है, बस क्या है, सोलेनोइड लीजिए, सोलेनोइड को बेंट करके एक सर्कल फ्रेम में ला दीजिए। जब वो सर्कल तो सर्कुलर फ्रेम में बन गया, तो वही सोलेनोइड टोराइड का नाम हो गया, उसी को टोराइड बोला जाता है। देखिए इसमें करंट पास हो रही है इस तरीके से, इसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इसकी जो मीन रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो सबसे पहले मीन रेडियस की बात करें तो ए प्लस बी, एक इनर प्लस आउटर बाई 2 हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड का होता है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग, यहां पर लीजिए, यहां पर लीजिए, यहां पर लीजिए, कहीं भी लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड होगी। बट इस टोराइड के यदि आउटसाइड लेते हैं, तो टोराइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, तो यहां पर शून्य होगा, आउटसाइड 0 होगा। ये चीजें समझना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, तो इससे पहले ये तो हो गई, और ये स्मॉल एन जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना होगा, तो 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखो आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल है जिसको रेस्ट में यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, यदि वो मोशन में आ जाता है तो वहां पर फोर्स लगता है। किस तरीके से, सुनिए, एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। क्यू क्या है, चार्ज है, भी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच जो एंगल होगा, जो उन दोनों के डायरेक्शन के बीच, वही एंगल है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्योंकि वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट को शो करेगा। देखिए यदि ये प्लस है, भी है, बी है और थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब इसका निकालेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन देगा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन देगा। लेकिन चार्ज कैसा है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के लिए क्या होगा, देना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन, उसका अपोजिट देगा नेगेटिव होने के कारण। नेक्स्ट अब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है, एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, ठीक। तो डायरेक्शन यदि आप चेंज करते हैं, जैसे थीटा 0 डिग्री लेते हैं
या फिर 180 डिग्री लेते हैं, मतलब या तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं जिसको 0 डिग्री बोला गया, और यदि आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं यानी 180 डिग्री, पैरेलल जाएगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल आएगा 180 डिग्री। अब देखो तो इस केस में F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, मतलब दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहां पर फोर्स 0 हो गया। जैसे फोर्स 0 हो गया इसका मतलब याद रखें अनएक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन इसकी 0 है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी रह जाएगी और डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा क्योंकि अनएक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा एक्सेलरेशन तो 0, वेलोसिटी तो कांस्टेंट, पाथ कैसा होगा तो स्ट्रेट लाइन, कैसा पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, किस केस में, इस केस में। अब आते हैं केस नंबर सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यदि 90 डिग्री पर होगा तो देखिए ये जो है से चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बोला गया है आपको और वेलोसिटी दिया गया, तो 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा, ऑलवेज 90 डिग्री, तो क्या बना देगा ये सर्कुलर पाथ बना देगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आपसे पूछा जाए किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो तो सबसे पहले कैसा पाथ बनाएगा, तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, जिसका मेन रीजन ये है कि वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगी, है ना, जिससे क्या होगा सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर, तो यहां पर क्या होगा वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है मतलब सर्कुलर मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्यू भी साइन 90, साइन 91, तो क्यू भी होगा। जिस पाथ पे ये घूमेगा उसकी रेडियस होगी, रेडियस एम भी बाई क्यू बी, या तो √2 के मतलब काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, यहां पर के जो है जिस काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया, या तो R इज इक्वल टू √2 क्यू मतलब जो चार्ज पार्टिकल, भी यहां पर वोल्टेज, जिस वोल्टेज से उसको प्रोजेक्ट किया गया, क्योंकि किसी भी जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी कहां से देंगे, वोल्टेज अप्लाई करने से देंगे, तो वोल्टेज है यहाँ पे भी, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एम मास क्यू। ये जब सर्कुलेट करेगा तो एक बार सर्कुलेट करने में टाइम लगेगा, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे, और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πm/क्यू भी होगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो टाइम पीरियड के इनवर्स होगा, तो QB/2πm। ये सब में देखो वेलोसिटी तो मायने रखता है, लेकिन यहां पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, अप्लाई वोल्टेज, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, उन सब चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए आगे आता है यहां पे, इफ थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन 0, 90, 180 नहीं हो सकता है। उस केस में क्या होगा, तो देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया, चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, ना तो 0 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री है, ना तो 180 डिग्री है। अब जैसे इसको भी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, भी कॉस थीटा होगी, इस डायरेक्शन में क्या होगी, भी साइन थीटा होगी, क्योंकि दो कंपोनेंट आपको ब्रेक करना है। ठीक है, अब ब्रेकअप जब किए तो देखिए जिसके साथ एंगल बनाया कॉस में और जिसके साथ एंगल नहीं बनाया साइन में। अब देखो दो तरह का वेलोसिटी इसको मिला है, एक मिला है फील्ड के अलोंग सेम डायरेक्शन में,
और एक मिला है फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो भी कॉस थीटा फील्ड के डायरेक्शन में है। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सीधा वेलोसिटी ले जाएगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसलिए ये जो भी कॉस थीटा है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है, या तो स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करता है। बट ये जो 90 डिग्री पर है भी साइन थीटा, वो क्या करेगा अभी मैंने बताया, 90 डिग्री पे यदि प्रोजेक्ट करोगे तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ कब, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर यानी भी साइन थीटा, तो भी साइन थीटा सर्कुलर मोशन, दोनों को ऐड कीजिए, स्ट्रेट पाथ प्लस सर्कुलर पाथ जो क्या बनाएगा, हेलिक्स पाथ बनाएगा। ठीक है, जिसकी रेडियस जब लोगे तो रेडियस क्या होगा एम, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना है जो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करवाया है, यानी भी साइन थीटा हो जाएगा, और बाई क्या आएगा, क्यूबी आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यूबी आ जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यूबी। अब देखो इसकी जो सर्कल माने सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, 2 पाई एम बाई क्यूबी। और एक टाइम पीरियड में इस सेंटर से इस सेंटर तक पहुंच जाएगा, यानी लिनियर डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग द एक्सिस। तो क्या होगा, पीच उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीच बोलेंगे। अब पीच जब बोलेंगे तो ये पीच क्या होगा, सो समझ, डिस्टेंस होगा जो स्पीड इंटू टाइम होगा, तो भी कॉस थीटा इंटू टी, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एम भी कॉस थीटा बाई यहां पर क्यू बी होगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखो आता है लॉरेंज फोर्स। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहां पे क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू होगी, दोनों की जो रिजल्ट मिलेगा, दोनों मिलने से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन के कारण फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की जो रिजल्ट आएगी, जो रिजल्टेंट होगी, वेक्टर सम होगी, उसी को लॉरेंज फोर्स बोले। यानी एफ इज इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम माने मैग्नेटिक फोर्स, क्यू इंटू भी क्रॉस बी होगा। ठीक है, अब देखो आगे आता है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक करंट कैरिंग वायर है जिस वायर की लेंथ एल है और इधर इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ली जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो उसके साथ एंगल बना दी जाती है, और वो एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा करंट कैरिंग वायर पे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई करंट, एल इसकी लेंथ, और बी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में जितना लेंथ है उतना ही पे फोर्स लगेगा, याद रखें। एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। और इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, किसका, लेंथ का, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का। यानी जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे इस प्लेन में रखे हो, ठीक है, और यहां पर एल क्रॉस बी करना है, तो एल तो इधर है, बी इधर है, एल से बी की ओर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर फोर्स लगेगा एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में। चलिए हो गया। अब देखो आता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग क्या है, यहां पर वायर है। देखो, तो दो वायर लिया मैंने, पैरेलल वायर है, लॉन्ग वायर है, दोनों में I1 I2 करंट, डिस्टेंस R है। इसका एल लेंथ लीजिए या तो इसका एल लेंथ लीजिए। ठीक है, सेकेंड वायर के फील्ड में फर्स्ट वायर है और फर्स्ट वायर के फील्ड में सेकेंड वायर, इसलिए दोनों करंट कैरिंग वायर है, दोनों अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरे फील्ड में तुम हो, तुम पर फोर्स लगाए। ये कह रहा है हम फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उसमें तुम हो तो हम भी फोर्स लगाए। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन होने के कारण अट्रैक्शन हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो रिपल्सन होगा। सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन। फोर्स क्या होगी, F12 या तो F21,
सेक्शन एल है दोनों का, यूनिट इक्वल फोर्स लगाएगा दोनों इक्वल लेंथ पर। तो एफ इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 L बाई 2πr, या तो इसी को लिख सकते हो एफ बाई एल, और ये होगा म्यू नोट I1 I2 बाई 2πr होगा। इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नोट I1 I2 बाई 2πr पर यूनिट लेंथ में हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट यहां पे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक जो है से लूप है, करंट कैरिंग लूप है, जिसमें करंट आई पास हो रही है, जिसका एरिया ए है ना, और फेस जिधर होगा, ठीक है, उधर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। करंट को घुमाइए, लूप में करंट को घुमाया, जिधर थंब इंडिकेट किया उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट हो। मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है वो थीटा एंगल पे डायरेक्शन बनाकर जा रहा है। तो इस केस में टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो गया, यानी टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आ जाएगा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम क्रॉस बी आ जाएगा। तो एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम क्या है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एम इज इक्वल टू एन आई ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। आई क्या है, करंट है। ए क्या है, इसकी एरिया है, जो लूप है उसकी एरिया है। ये चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखिए आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो बेस्ट है वो टॉर्क पे बेस्ट है। यदि किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो करंट कैरिंग लूप पे एक टॉर्क प्रोवाइड होती है, और उसी टॉर्क पे बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें से देखो इसमें बेसिक कंसेप्ट आता है, ये टॉर्क लगा मैग्नेटिक फील्ड में, किस पे, लूप पे, तो स्प्रिंग का ये रेस्टोरेशन टॉर्क है, अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क है इसका बैलेंस करने के लिए सी फाई, जहां पे सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है स्प्रिंग का, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, कितना से डिफ्लेक्ट हुआ, जो कि क्या होता है, आई जो है सब यहां तो कांस्टेंट होगा, आई और फाई वेरिएबल है, तो आई वेरीज फाई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वेरीज डिफ्लेक्शन, यानी जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, यानी उतना ही ज्यादा वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा करंट का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अब इसमें आता है करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको शंट बोलते हैं, तो वो आमीटर बन जाता है और करंट को मेजर करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है सर्किट में, जिसकी करंट सेंसिटिविटी होती है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है पर यूनिट करंट देने से, पास करवाने से जितना डिफ्लेक्शन होगा वही उसकी करंट सेंसिटिविटी होगी, यानी करंट सेंसिटिविटी फाई बाई आई होगा। तो फाई बाई आई, आई को इधर ले चले जाइए, सी को इधर ले लाइए, तो एन ये बी बाई सी होगा, यानी एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। इसकी जो यूनिट होगी डिफ्लेक्शन पर एम्पियर होगा, यानी डिवीजन पर एम्पियर होगा। तो ये एंगल है, एंगल मतलब रेडियन, रेडियन पर एम्पियर होगा। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी का, किससे रिलेटेड, आमीटर से रिलेटेड, जब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो आता है इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी वोल्ट मीटर बनाने पर, वोल्ट मीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ वोल्टेज मेजरमेंट करने वाला कैसे बनाते हैं, जब उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेसिस्टेंस को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई बाई भी, सेम उसी तरीके से भी के जगह पे क्या रखोगे, आई आर, तो यहां पर फाई बाई आई और नीचे आर होगा इनटू में, तो फाई बाई आई का वैल्यू जो आया उसमें यहां पर आर केवल लग जाएगा, और ये हो जाएगा रेडियन पर वोल्ट, या तो इसी को बोलेंगे डिवीजन पर वोल्ट। हो गया ऐसा। तो ये रहा इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का रिव्यू, यानी माइंड मैप, यानी पूरे चैप्टर के फार्मूला का रिवीजन। दैट मीन्स
सॉल्व, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।